चलिए बुलेटिन में खबरों पर चर्चा करते हैं। अयोध्या नगरी में सीएम योगी के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई। 5 अगस्त को रामलला के दरबार में आयोजित होने वाले विशेष अनुष्ठान में शामिल होंगे और अन्य महोत्सव की योजना के तहत लाभार्थियों को सीएम अनाज भी वितरित करेंगे। साथ ही राम मंदिर निर्माण की प्रगति का जायजा भी लेंगे। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत करेंगे। ये शुरुआत अयोध्या के वासुदेव घाट स्थित सरकारी राशन की दुकान से होगी। दरअसल 5 अगस्त को राम मंदिर की भूमि पूजन के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। सीएम योगी राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के सामने दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने गुरु गोरक्षकनाथ महाराज की पूजा अर्चना की और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा किया पुष्प अर्पित भी किया। सीएम ने गोरखपुर बस्ती मंडल के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। सीएम गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे। सीएम 5 अगस्त यानी कि गुरुवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आयोजित होने वाले अन्य महोत्सव में शामिल होंगे। इसके लिए चरगवा क्षेत्र के वनटागिया गांव जंगल तिनकोनिया नंबर 3 में कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री यहां कार्ड धारकों को राशन वितरित करेंगे। सीएम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में आयोजित आरएसएस की गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल शुरू हो गया। बहुजन समाज पार्टी के बाहुबली नेता जितेंद्र सिंह बबलू अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बबलू पर कई गंभीर आरोप भी लगे हैं, जिनमें से एक मौजूदा सांसद रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने का आरोप है। तो वहीं रीता बहुगुणा तब कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हुआ करती थी। आपको यह भी बता दें कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने नेता जितेंद्र सिंह बबलू को अपनी पार्टी में ज्वाइन किया है, सदस्यता दिलाई है। वहीं बीएसपी से बीजेपी में आए जितेंद्र सिंह बबलू पर बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि इस बारे में प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करूंगी। आपको बता दें कि जितेंद्र सिंह बबलू पर रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाने का आरोप है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। प्रदेश अध्यक्ष जी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगी कि उनकी सदस्यता को समाप्त करें। अन्य आरोप भी हैं और मेरा घर उन्होंने जलाया तो मैं दुखी हूं इस बात से। वाराणसी के बहुचर्चित काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद केस के मामले में मस्जिद पक्ष ने एक बार फिर अपनी अगली तारीख के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया है, जिस पर कोर्ट ने 5 अगस्त की तारीख नियत की है। दरअसल वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट की ओर से ज्ञानवापी परिसर में पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश दिया गया था, जिसके खिलाफ जिला जज की अदालत ने अंजुमन इंजामिया मस्जिद कमेटी और यूपी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ ने आदेश के खिलाफ रिवीजन दाखिल कर दिया। इसके जवाब में 63 पन्नों की आपत्ति वाले शपथ पत्र को मंदिर पक्ष की ओर से कोर्ट में दाखिल किया गया था। ये चूंकि कानून के अनुसार ही वाइड एबिनिशियो है, कानून में उसे चैलेंज किया जाता है जो डॉक्यूमेंट वाइडेबल होता है। जो डॉक्यूमेंट वाइड है उसको न्यायालय से सिद्ध कराने की और न्यायालय से शून्य घोषित कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि इसके विरुद्ध कोई आचरण किया जाएगा स्थानीय अधिकारियों को इस सूचनाएं देने के बावजूद, तो मैं इसको माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में PIL फाइल करूंगा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। आपको बता दें कि बलिया में सपा का प्रबुद्ध जन सम्मेलन की तैयारी जोरों शोरों पर है। वहीं सपा के सूर्यभान सिंह और सनातन पांडे ने स्थल पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया, जहां कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं इस दौरान सपा नेता सूर्यभान सिंह ने कहा कि सम्मेलन के माध्यम से सपा चुनावी बिगुल फूंकेगी। इस स्थान को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा चुना गया है कि 5 अगस्त को जो छोटे लोहिया स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा का जिस दिन जन्मदिन है, उस दिन उनका जन्मदिन के साथ साथ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन भव्य पैमाने पर किया जाए।
गाजियाबाद की लोनी विधानसभा से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने एक बार फिर अपने ही सरकारों के अधिकारियों पर हमला बोला है। गुर्जर ने अपने दो साथी विधायकों और बीजेपी जिला अध्यक्ष के साथ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना में हो रही बंदरबाट को रोकने के साथ दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों, ठेकेदार और कोटेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। माननीय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो पूरे देश में चलाई जा रही है, गाजियाबाद जिले के अधिकारियों ने भ्रष्टाचार की सीमा को पार करते हुए, पराकाष्ठा करते हुए, जो रात में हमने खुद स्वयं लोनी पुलिस को साथ लेकर के जो एफसीआई के गोदाम से जो हमारे यहाँ लोनी का अनाज आया उसको उतारते हुए पकड़ा, उनको क्लीन चिट देने का काम किया है। और ये कहा गया है, सारे समाचार पत्रों ने लिखा है कि जो बैंक पकड़े गए थे आखिर कहाँ से आए, उन पर मोहर लगी हुई है सरकारी एफसीआई की। तो इस तरह से जिस तरह इस पूरे मामले में जो उच्चाधिकारी शामिल है, हमने मांग की है और जिलाधिकारी गाजियाबाद को पत्र दिया है और इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। किसी भी कीमत पे किसी गरीब का हक नहीं मरने दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की इस योजना को जो फेल करने का विपक्षी पार्टियों के जो एजेंट के रूप में अधिकारी काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ हर हाल में कार्रवाई कराई जाएगी। योगी सरकार बाहुबलियों के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत गैंगस्टर मुख्तार अंसारी और उसकी गैंग के खिलाफ एक्शन ले रही है और एक्शन लगातार जारी है। इसी क्रम में बुधवार को बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी और साले सरजील रजा की लगभग 2 करोड़ 18 लाख की संपत्ति कुर्क कर दी गई। गाजीपुर जिलाधिकारी ने अफसा और सरजील रजा की संपत्तियां कुर्क करने के आदेश दिए थे। ये संपत्तियां कुर्क आदेश के मुताबिक नगर के सैयद बाड़ा स्थित आवासीय भवन को मुनादी करार कुर्क करने की कार्रवाई की गई। इसके अलावा आवासीय फ्लैट गोमती नगर लखनऊ की कुर्की भी की गई। आज जिलाधिकारी लखनऊ सर के माध्यम से IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी का जो ये आवासीय फ्लैट जो कि मेट्रो टावर लखनऊ पेपर मिल कंपाउंड में स्थित है, इसको आज गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत जब्त कर लिया गया है। इस फ्लैट जिसकी जब्ती करने की कार्रवाई की गई है, इसका अनुमानित लागत 1 करोड़ रुपये है और इस फ्लैट के जो लोकल रिसीवर एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किए गए हैं वो जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा तहसीलदार सदर जी को। यूपी के जनपद रामपुर की अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने हत्या के एक मामले में 5 लोगों को दोषी करार देते हुए जहां उम्र कैद की सजा सुनाई, वहीं कैदियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। आपको बता दें कि रामपुर के थाना शाहाबाद क्षेत्र में साल 2012 में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इस मामले की रिपोर्ट मृतक के भाई की ओर से थाने में दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद ये मामला न्यायालय में विचाराधीन था। आज इस मुकदमे की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश रामपुर की अदालत ने हत्या के इस मामले में 5 लोगों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। दरअसल 2012 में शाहबाद में ग्राम रुस्तमपुर है, उसमें एक हत्या हुई थी बिशन सिंह की। इसमें इनके जो बड़े भाई थे केवल चंद, इन्होंने इसमें मुकदमा दर्ज करवाया था और उसको लेके ये मैटर चल रहा था, जिसमें आज 5 जो मुलजिम हैं, विजयपाल, देवेंद्र, शिव कुमार उर्फ भूरा, विनोद सिंह और सत्यपाल सिंह, ये 5 दोषी पाए गए हैं और हमारे अपर सत्र न्यायालय प्रथम है उनकी कोर्ट से इनको 5 पर कन्विक्शन किया गया है, जिसमें जो विजयपाल सिंह है, देवेंद्र, शिव कुमार, विनोद और सत्यपाल, इनको जो धारा 148 IPC है, इसमें 3-3 वर्ष के साधारण कारावास और 2-2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है और 302 में इनको आजीवन कारावास से दंडित किया गया है और 50-50 हजार रुपए का अदालत ने जुर्माना किया है। जुर्माना न भरने की कंडीशन में 2-2 साल का अतिरिक्त कारावास इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। यूपी के मुरादाबाद की एक पॉश कॉलोनी में एक साथ 81 परिवारों के पलायन वाले खबरों पर मुरादाबाद पुलिस ने स्पष्टीकरण दिया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि हिंदू परिवारों को तंग किए जाने से जुड़ी खबर गलत है और ये मामला असल में कॉलोनी के मकान को बेचे जाने से जुड़ा हुआ है। पुलिस का कहना है कि कॉलोनी के कुछ लोग नहीं चाहते थे कि किसी अन्य समुदाय के लोगों को यहाँ मकान बेचा जाए, इसीलिए इस तरह के पोस्टर लगाए गए। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यह साफ कर दिया है कि भारत के किसी भी व्यक्ति को देश में कहीं भी संपत्ति खरीद कर रहने की आजादी है।
बदायूं जिले का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा। यहां एक दरोगा का शादी समारोह में दरोगा के फायरिंग करने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह दरोगा साहब नशे में फायरिंग कर रहे हैं। हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। उनको कानून के नियमों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, होगी भी तो कैसे, वर्दी जो पहन रखी है। दरोगा के इस वायरल वीडियो से समझा जा सकता है कि इनका ये हाल है तो जनता की क्या दशा होगी। अब देखना यह भी होगा कि प्रशासन के उच्च अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। यूपी के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लव जिहाद के एक मामले में इतिहास का उदाहरण दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना सरासर गलत है, धर्म आस्था का विषय है। इस मामले में कोर्ट ने मुगल बादशाह अकबर और उनकी पत्नी जोधाबाई के जीवन का जिक्र किया है। कोर्ट ने कहा कि जबरन धर्म परिवर्तन में धर्म विशेष के प्रति कोई आस्था नहीं होती, ऐसा फैसला दबाव में लिया जाता है। महज शादी के लिए किया जाए धर्म परिवर्तन निरर्थक है, इसकी कोई संवैधानिक मान्यता नहीं है। इसी संदर्भ में कोर्ट ने अकबर और जोधा का जिक्र किया है। मामले की सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि अकबर ने जोधाबाई के साथ बिना धर्म परिवर्तन के विवाह किया था। दोनों ने एक दूसरे के धर्म का सम्मान किया और धार्मिक भावनाओं का आदर भी किया, इसीलिए दोनों के बीच रिश्ते में धर्म कभी बाधा नहीं बना। वहीं देवस्थानम बोर्ड उत्तराखंड सरकार के लिए नई मुसीबत बढ़ाता जा रहा है। तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड को भंग करने पर अड़े हुए हैं, तो इस सरकार इस कंफ्यूजन में है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर क्या निर्णय लिया जाए। आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्या कंफ्यूजन है, आप इस रिपोर्ट से समझिए। केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज ने अब देवस्थानम बोर्ड के विरोध में आमरण अनशन करने की चेतावनी दी है। दरअसल उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड बनने के बाद से ही तीर्थ पुरोहितों ने इसका विरोध शुरू कर दिया था। तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग को लेकर लगभग 2 महीने से धरने पर बैठे हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री समेत चारों धामों में तीर्थ पुरोहित सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। पुरोहितों का आरोप है कि देवस्थानम बोर्ड जबरदस्ती थोपा गया, जिसका कोई महत्व नहीं है। जय बाबा केदार देवस्थानम बोर्ड के विरोध में चारों धाम में जो धरना है वो अभी तक जारी है और जारी तब तक रहेगा जब तक ये पूर्ण रूप से सरकार इसको रद्द नहीं करती है। और एक तरफ से सरकार कह रही है कि आपको बिना संज्ञान मिले कोई भी काम हम नहीं करेंगे, और केदारपुरी में स्थानीय अधिकारियों के द्वारा जहाँ पे तीर्थ पुरोहितों के न होने के बावजूद भी बिना केदारपुरी को संज्ञान में लिए हुए यहाँ पे उनकी धर्मशाला को नापा जा रहा है और छेड़खानी की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। अभी भी सरकार को ये मानना पड़ेगा कि जब तक केदारपुरी को संज्ञान में न ले वो, या जब तक केदारपुरी को जो जानकारी न दे, यहाँ पे कोई भी छेड़खानी न करे। जय बाबा केदार। बुधवार को केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज के लोगों ने केदारनाथ मंदिर परिसर में देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ रैली निकालकर प्रदर्शन किया। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि 2 सालों से बोर्ड को भंग करने को लेकर तीर्थ पुरोहितों की ओर से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक बोर्ड को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया। सरकार बोर्ड को भंग करने के बजाय बोर्ड का विस्तार कर रही है। केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष विनोद शुक्ला आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दे डाली है। आज श्री केदारनाथ धाम में हमारे तीर्थ पुरोहितों को लगभग जो है 2 साल से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के काम में जूता नहीं दिख रहा है। और हमारे कुछ नवयुवक साथियों तीर्थ पुरोहितों ने ये आग्रह कर दिया है कि हम आने वाले कुछ दिन बाद जो है आमरण अनशन पर जो है श्री केदारनाथ धाम में बैठ जाएंगे। और अभी भी धामी सरकार को जो है इस देवस्थानम बोर्ड को तत्काल भंग करना पड़ेगा, अन्यथा यहाँ पर जो है उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हैं। जय श्री केदार। सूबे में विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया। इससे पहले केदारनाथ में देवस्थानम बोर्ड सरकार के लिए मुसीबतें बढ़ाता जा रहा है। कांग्रेस ने सरकार बनने के बाद देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का ऐलान कर दिया। ऐसे में बीजेपी सरकार भी इस टेंशन में है कि चुनाव से पहले देवस्थानम बोर्ड को लेकर क्या निर्णय लिया जाए।
ताकि तीर्थ पुरोहितों का हक भी रखा जा सके और सरकार की साख भी बनी रहे। अब देखना दिलचस्प होगा कि 4 धाम के पुरोहितों की नाराजगी को सरकार किस तरह से दूर कर पाती है। देवभूमि में देवस्थानम बोर्ड चुनाव का एक बड़ा मुद्दा और सरकार बनाने की भूमिका भी अदा कर सकता है। केदारनाथ धाम से जनता टीवी के लिए अजीत काम्बोज की रिपोर्ट। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल कोठियाल प्रदेश भर में सीधी बात युवा संवाद कार्यक्रम चला रहे हैं। आज युवा संवाद का कार्यक्रम गोपेश्वर में रखा गया। कर्नल कोठियाल युवाओं से सीधी बात करें। वहीं गोपेश्वर से पहले रैणी गांव की महिलाओं ने कर्नल कोठियाल का स्वागत किया। युवा संवाद से पहले गोपीनाथ मंदिर के दर्शन कर आशीर्वाद भी कर्नल कोठियाल ने लिया। 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए कैबिनेट मंत्री यशपाल आर का एक बड़ा बयान सामने आया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 2022 के चुनाव का निर्णय जनता के हाथ में है, क्योंकि जनता जो भी फैसला लेती है उस जनादेश का हम सम्मान करते हैं और यही हमारा फर्ज भी होता है। लेकिन अभी यह कहना बिल्कुल जल्दबाजी होगी कि मजबूत कौन है, कांग्रेस मजबूत है या फिर भाजपा, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए संगठन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। 2022 में होने वाला चुनाव बहुत कुछ साबित करने वाला है। निर्णय जनादेश जो हमारी महान जनता है उसके हाथों में है। जब महान जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है, और जनता ही फैसला करती है। 2022 का चुनाव निश्चित रूप से जनता के हाथों में है। और जो उत्तराखंड सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने 2 बड़ी योजनाओं की शुरुआत की है, जिनका सीधा फायदा जच्चा बच्चा और उन बच्चों को होगा जिन्होंने कोरोना महामारी में अपने परिजनों को खोया है। वह योजनाओं को लेकर प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अजीत कंबोज ने। उत्तराखंड सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने 2 बड़ी योजनाएं ऐसी लॉन्च की हैं जो सीधे तौर पर जच्चा बच्चा से लेकर उन बच्चों तक को समर्पित की गई है जो अपने परिजनों को इस कोरोना महामारी के चलते खो चुके हैं। और महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य जी इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या है ये पूरी योजना? मैडम, पहले उन बच्चों की बात करेंगे जो कोरोना के चलते अपने परिजनों को खो चुके हैं। बड़ी योजना है, किस तरह से धरातल पर उतरी, क्या इसका फोकस? देखिए, अभी हमने 2 तारीख को ही मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया है, जिसका पूर्ण मंतव्य यही है कि जो बच्चे कोविड के दौरान अनाथ हुए अथवा वो बच्चे जो कि जिनके अभिभावक अन्य कारणों से जो है, चाहे वो कोविड में भी हो या हो सकता है अन्य बीमारियों से जो है वो नहीं रहे, तो उन सभी बच्चों को हम लोगों ने वात्सल्य योजना से जोड़ा है। वात्सल्य योजना अपने आप में सरकार का वो मानवीय चेहरा है, जो कि मैं कह सकती हूँ कि एक माता पिता होने के नाते शायद वो अपने बच्चों के बारे में जो सोचते, तो वही सरकार ने अपनी भूमिका अदा करी है। वही वात्सल्य योजना है, जिसमें हमने 3000 की धनराशि प्रति बच्चा हम लोगों ने रखा है, एक आर्थिक सहयोग, साथ साथ मुफ्त खाद्यान्न रखा है, मुफ्त शिक्षा रखी है। इसके साथ साथ उनकी संपत्ति किसी प्रकार से खुर्द बुर्द ना हो सके तो जिलाधिकारियों को उसकी जिम्मेदारी दी गई है। और एक और बात रखी है जो शायद पूरे देश भर में किसी भी सरकार ने नहीं रखी, हमने 5% का इन बच्चों के लिए जो हमारे क्षैतिज आरक्षण है उसमें व्यवस्था दी है। तो ये एक फुल प्रूफ पैकेज है सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन बच्चों के लिए जो अनाथ हुए हैं, कि सरकार आपके साथ हर प्रकार से खड़ी है, आपकी सहारा बन के खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो मामा की भूमिका में अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे, और मैंने कहा कि मैं आपकी बुआ के रूप में जो है इन दायित्वों का निर्वहन करूंगी। तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चे जो अनाथ है वो इस वात्सल्य योजना से जुड़ते हुए निश्चित रूप से उन्हें अब किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और अपने भविष्य को सुनिश्चित कर पाएंगे। कभी कुछ समय पहले जच्चा बच्चा को लेकर भी एक बड़ी योजना लॉन्च की गई है, उसमें किस तरह से आप लोग जच्चा बच्चा की मदद कर रहे हो, उसमें क्या फोकस है? देखिए, हाल ही में हम लोगों ने 17 जुलाई के आसपास हम लोगों ने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना का सीधा ध्येय यही था कि हम माँ को भी और बच्ची को भी, दोनों को ही महालक्ष्मी के रूप में हम सम्मानित करें। उनको प्रसव के उपरांत में जिन चीजों की आवश्यकता होती है तो उनके परिजनों को एकाएक भटकना पड़ता है, तो उस समय उनको भटकना ना पड़े, और साथ साथ में बच्ची के पैदा होने पर माँ के चेहरे पे भी और परिजनों के चेहरे पे खुशी की लकीर आ सके। और इसके साथ साथ में हम लोग की कोशिश थी कि जो हमारी
लैंगिक असमानता है उसे हम दूर कर सके, उसे हम खत्म कर सके, उसी के प्रोत्साहन के लिए जो है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना हम लोगों ने प्रारंभ करी है, जिसमें हमने माँ के लिए भी और बच्ची के लिए भी उसकी जरूरत से जुड़े सामानों का एक पूरा संग्रह है। उनके पोषण का भी इसमें ड्राई फ्रूट से लेकर पिस्ता बादाम सभी कुछ इसमें रखा गया है। माँ के लिए सैनिटरी पैड से लेकर बेडशीट से लेकर टॉवल से लेकर सॉक्स से लेकर स्कार्फ से लेकर सभी चीजें रखी गई है। ठीक उसी प्रकार से बच्ची के लिए भी उसके कपड़े से लेकर तेल, साबुन, सोप, डायपर, लंगोट उसमें व्यवस्था दी गई है। तो ये कोशिश है कि हमारे इस उत्तराखंड जो कि देवभूमि के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर देवियों का अभाव ना हो, देवियां यहाँ पर पैदा होती रहें और उनको प्रोत्साहन मिलता रहे। इसी दिशा में जो है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट उन लोगों को समर्पित की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग की अगर बात की जाए तो 2 बड़ी योजनाएं उन बच्चों को समर्पित की गई हैं, या तो जो कोरोना के चलते अपने परिजनों को खो चुके हैं, या फिर उन जगहों पर जहां पर लैंगिक असमानता है उसको कैसे बराबर में लाया जाए। तो इसको देखते हुए बड़ी योजना यहाँ पर रखी गई हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में इनके बेहतर परिणाम मिलेंगे। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। चलिए, इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के लिए आप जुड़े रहें और देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।